वेलकम बैक टू। मैं संतलाल दिवाकर आपके सामने फिर लेकर आया हूँ नरेशन, जो आपके लिए एक नया टॉपिक है और इसको हम जीरो से लेकर का अध्ययन हम विस्तार से करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम अपने टॉपिक नरेशन की ओर। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लो कि नरेशन का शाब्दिक अर्थ, हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इस शब्द का मुख्य रूप से इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये कहाँ से आया, इसके बारे में हम देखते हैं, जानते हैं। जैसे एक शब्द आपका है इसका नरेट, जिससे नरेशन बना हुआ है। नरेट शब्द जैसे शब्द आपका है नरेट। नरेट शब्द का मतलब अगर आप जाने, जबकि अगर इसको पार्ट्स आप इसके अकॉर्डिंग देखें, ये शब्द क्या है? वर्ब है। और वर्ब का मतलब आप लोग जानते हो कि वर्ब कहते किसको हैं? वर्ब कहते हैं कि ऐसा शब्द जो किसी कार्य को करने या क्रिया को करने होने की बात करे, वही क्या करे? हमारी क्रिया, या अंग्रेजी में हम उसको वर्ब कहते हैं। जैसे इसका मतलब अगर हम कहें तो इसका मतलब हो जाएगा वर्णन करना। क्या हो जाएगा साथियों? वर्णन करना। ठीक है, ये हो गया आपका वर्णन करना। उसके बाद फिर आपका जैसे दूसरा कोई शब्द आया, वर्णन करना हो गया, आप देख लिए हैं। और फिर देखते कि इसी शब्द से जो हम सीख रहे हैं लगातार, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये क्या बना हुआ है साथियों? नरेश। नरेशन बना हुआ है शब्द। और नरेशन को अगर इसको भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जानना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाता है, तो हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं हिंदी में, तो अंग्रेजी कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? नाउन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसे भी अगर हम हिंदी में जानना चाहें, जैसे आपने देखा कि नरेट का मतलब हुआ वर्णन करना, और भी कह सकते हो इसको। नरेट का मतलब और भी में होता है, जैसे आख्यान करना भी क्या होता है? क्या होता है? आख्यान करना। ज्यादा ना लिख कर आपको लिख, आख्यान। आपसे थोड़ा परे हो। आख्यान करना भी आप इसे कर नहीं है। और नरेशन का मतलब भी देख रहे हैं कि ये नाउन है, और इसे आप हिंदी सकते हैं जैसे सब खाली हुआ। के बाद देख रहे हैं कि यही नरेशन
वर्णन कहलाएगा। जैसे कि आपने यहां पर देखा, आपने देखा कि नरेट का मतलब हुआ वर्णन करना या आख्यान करना, ठीक है। के बाद अगर आप और शब्द देखना चाहें तो नरेशन का मतलब वर्णन भी होता है, और जानना चाहें क्या हो सकता है साथियों, कथन भी हो, का अध्ययन कर क्या होता है, कथन भी होता है। और भी जानना चाहें क्या होता है, घटनाक्रम होता है। और ये सब क्या है, सब के सब आप देख रहे हैं कि नाउन, सब के सब ये नाउन है, और यहां पर क्या है, ये वर्ब है, वर्णन करना, आख्यान करना। जैसे कि आपने यहां करना शब्द देख रहे हो, हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एक आपका वर्ब है। और यहां पर आप सिर्फ कथन देख रहे हो, घटनाक्रम देख रहे हो, खाली वर्णन देख रहे हो, लेकिन आप करना नहीं देख रहे हैं। अगर आप करना नहीं देख रहे हैं तो समझ लो वर्ब का मतलब ही करना है, क्रिया है, और क्रिया का मतलब करना है। क्रिया ही ऐसा शब्द है जिससे आपको किसी काम को करने या होने की जानकारी हमको लगातार देता है। वैसे जैसे वर्णन देख रहे हैं, अगर करना नहीं है तो जाहिर सी बात है नरेट से नरेशन बन गया, और ये हमारा नाउन बन गया। यहां पर आप देख रहे हैं जो इसका रूट वर्ड है आपका नरेट है, नरेट क्या है, वर्ब है। और फिर हमको तभी इसमें क्या जोड़ना पड़ा दोस्तों, करना शब्द हमको जोड़ना पड़ा, तो ये क्या बन गया आपका, नरेट बन गया। ठीक है, हैव यू एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो उसे आप तुरंत ही हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। उसके बाद और एक चीज आप देख रहे हैं कि घटनाक्रम हुआ, वर्णन हुआ, कथन हुआ, कितनी चीजें आपने देखा, लेकिन हमको यहाँ वर्णन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ना तो कथन ना तो घटनाक्रम से मतलब, हमको मतलब है तो सिर्फ कथन से मतलब, कथन जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बाकी तो आप देखेंगे, जहां तक मेरे संज्ञान में था मैंने 3 चीजें लगभग आपको बताया, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे, और हाँ एक चीज और, यहां पर आप देखते हैं नरेशन का मतलब कथा भी होता है। क्या होता साथियों, कथा भी होता है। ये मैं आपको बताना थोड़ा सा मेरे दिमाग से हट गया था, कथा भी होता है। और समझ लो जैसे वर्णन हुआ, घटनाक्रम हुआ, कथन हुआ, वैसे कथा ही है। कथा भी आप लोग हमेशा पंडित जी से सुनते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर सुनते हो। जैसे आप कथन देख रहे हो, कुछ चीज कह रहे हैं, कोई घटना हो रही है, उसी तरह कथा भी वही कथन के बराबर है। ठीक है, तो हम कथा वगैरह ठीक है, लमसम वही वर्ड है, लेकिन हम इन चीजों से मतलब हमको नहीं रखना है। अगर हमको मतलब रखना है साथियों, तो सिर्फ हमको कथन से मतलब है, जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। इतना क्लियर हुआ आपको, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद फिर यहां पर भी देख रहे हो करना आ गया, यहां पर भी वर्णन करना आपका हो गया। यहां पर भी क्या है आपका, मैं इसको इसलिए बताया वर्ब है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसी शब्द से ये आपका नरेशन बना हुआ है। और इसको बताने का मतलब है कि जब आप इसे जान जाएंगे तो नरेट से नरेशन कैसे बना, तब आपको पूरी बातें क्लियर हो जाए। ठीक, तो इतनी बातें आप जाने, कोई समस्या हो तो आप तुरंत ही बता सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जहां पर हमारा नरेशन शुरू होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप चाहें तो यहां पर आप जो है आप अपना शुरुआत कर सकते हैं नरेशन का। जैसे मान लो यहां पर आप देख रहे हैं, आपने हेडिंग डाल लिया है नरेशन। ठीक है, मैंने इसका लगभग मेरे जो संज्ञान में था, जितनी मेरी जानकारी में था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है भैया, मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी जड़ क्या है और क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हम मेन अध्ययन जो करने जा रहे हैं, बाकी बातों को ना ध्यान करके हम अध्ययन क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम आपको मेन टॉपिक पे अब उठा कर लाए हैं, और इसका जड़ क्या है, कभी आपसे कोई पूछ ले तो नरेशन का मतलब सिर्फ आप कथन ही आपको नहीं बताना है, वर्णन भी होता है जो कि नाउन है, ये सब शब्द, घटनाक्रम भी होता है, कथा भी होता है। कथा वही कथन से रिलेटेड है, पंडित जी वाली बात पहले मैंने बताया है कि नहीं। उसके बाद नरेट है आपका वर्ब है, आख्यान करना, वर्णन करना, ये तो रही बात की बात, क्योंकि इससे ये बना था इसलिए मैंने इसे बताना पड़ा। बाकी ये वर्ब है, इससे बहुत ज्यादा मतलब हमको नरेशन में नहीं है। ठीक है ना,
तो अब हम चलते हैं, आपको हमने पूरी बातें बता दिया पहले। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं कि जहां से नरेशन ये शुरू हो रहा है और कितने भागों में है, क्या काम कर रहा है। तो दोस्तों वो चीज अब हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हेडिंग आपका है नरेशन। सबसे पहली चीज, नरेशन का मतलब कथन। मैंने यहां पर बता ही दिया कि आपको अब इससे मतलब है, हमको इन चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो नरेशन का मतलब है कथन, और कथन का मतलब आप लोग जानते हो कि कथन हम कहते किसको हैं। कथन किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी बातें स्पष्ट रूप से बताई जाए, अपनी बातों को व्यक्त किया जाए, वही क्या है, कथन है। उसके बाद होता क्या है कि हम अंग्रेजी भाषा में मुख्य रूप से, कोई भी व्यक्ति है वो अंग्रेजी भाषा में मुख्य रूप से दो ही बातें, दो ही तरह से अपनी बातों को रख सकता है, ठीक है ना। दो तरीके से ही अपनी बातों को रख सकता है अंग्रेजी भाषा में। अगर ग्रामर की भाषा में आप देखना चाहें तो दो तरीके से रख सकता है, तो उसे हम नरेशन के अंतर्गत लाते हैं। तो वही नरेशन कथन जो है, जो दो भागों के मतलब दो पार्ट में उसे बताने का पूरी तरह से जो बता सकता है, तो वही चीज क्या है, कितने भागों में विभक्त है, तो वही दो भाग हम इसको देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो दो भाग वो कौन कौन से हैं भैया, उसे देख लेना। ये आया नरेशन, ठीक है ना। तो ये आपका नरेशन आया, तो देख रहे हैं कि भागों में है। थोड़ा सा कलर का चक्कर हो जाता है ना, चलो थोड़ा कलर जो है चेंज कर दें तो आप लोग जान। हाँ चलिए भाई, ये दो भागों में विभक्त हुआ यहाँ पे, जो कि सबसे पहला भाग आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर ये दो भाग में आ गया, ठीक है ना। रेड कलर थोड़ा हमें कम पसंद है, इसलिए चलते हैं हम दूसरे कलर की ओर, और समझ में भी कम आएगा यहाँ पर आप लोगों को। चलो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा, ठीक है। तो देखो ये दो भागों में भाई विभक्त हो गया, जिसको हम पहले वाले भाग को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया, इसको डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। और स्पीच ना कह के, जैसा कि आप पढ़ने आ रहे हो, डायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये इसका पहला पार्ट है कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं। दूसरे को, दूसरे वाले भाग को आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। या तो जैसे कि उधर आपने देखा कि स्पीच के अलावा हम क्या बोलते भाई, जो आप अध्ययन करते आ रहे हो, क्या बोलते हैं, नरेशन बोल, ठीक है ना। पहला क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच, दूसरा क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। दो भागों में कौन बटा यहाँ पे भाई, दो भागों में बटा यहाँ पे नरेशन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जहां भी प्रॉब्लम हो उसे तुरंत पूछे, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से इसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। वो थंबनेल में लिखा भी है, जीरो से इसका अध्ययन पूरी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम नरेशन हमने पढ़ा, ठीक। ये कैसे मिट गया भाई, आपका वही कहानी मिट गई है तो। हाँ देख लो, थोड़ा सा ये इरेज हो गया था, तो हम इसे फिर से लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहो तो ब्रैकेट में यहां भी जो हमसे मतलब है, किससे मतलब है भाई, कथन से मतलब है, उसी का अध्ययन हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो हाँ, तो इस तरह से क्या हुआ, दो भागों में एक कथन आपका बटा। पहला है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच नरेशन, कुछ भी दोनों को इधर उधर करके स्पीच नरेशन आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, आप लिख करके मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि भाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन को या स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मेरा प्रयास है बहुत अच्छा आपको, आप लोगों को समझ में आएगा। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। क्या कहा जाता साथियों, प्रत्यक्ष कथन। उसी तरह इसका जस्ट अपोजिट है, इसे हम क्या बोलेंगे भाई, इसे हम बोल सकते उस तरह से
प्रत्यक्ष कथन, समझ जाइएगा, थोड़ा राइटिंग मेरी बहुत सही नहीं मानी जाती है ना, फिर भी इतना गड़बड़ नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ कि प्रत्यक्ष कथन इसको हिंदी में और अप्रत्यक्ष कथन उसके जस्ट अपोजिट में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं। समझ में आया ना। हाँ चलो, तो अब बात आती भाई यहां पर, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई चलिए बताइए कि डायरेक्ट स्पीच या नरेशन अंग्रेजी में या हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते किसको, ठीक है ना। अगर ऐसा आपसे कोई पूछता है तो भाई आप क्या बताएंगे, आपको यही बताना है कि वक्ता द्वारा या किसी व्यक्ति सब्जेक्ट या वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना ही क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, ठीक है ना। ये हम कहेंगे पहला, ठीक है। और वक्ता द्वारा कैसे बात कही गई, जो कि वैसे ही हूं बहू उसको रख दिया जाए, उसमें नॉट एनी चेंज इन द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, ठीक है ना। कैसे उसको हम दिखाएं कि वक्ता द्वारा कही गई बात को बिल्कुल वैसे ही रखना है, उसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं करना, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए, वक्ता द्वारा कही गई बातों को, जैसे मान लो ये इसका एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, वक्ता द्वारा कही गई बात क्या हो सकता है, जैसे लिख सकते हो आप यहां पे, मोना सेड टू रोहन, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा आपने कहा, मोहन सेड टू, सॉरी मोना सेड टू रोहन, राहुल इज आ ब्रिलियंट बॉय इन हिज क्लास, ठीक है। फुल स्टॉप करेंगे और इन्वर्टेड कामा को बिल्कुल क्लोज कर देंगे। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन का या डायरेक्ट स्पीच का आपके सामने एग्जाम्पल रख दिया। हाँ क्या हुआ भाई, सही है ना। हाँ, जहां समस्या हो तुरंत आप कमेंट के माध्यम से बताइए। जैसे दिया है, कह रहा कि मोना सेड टू रोहन, मोना किससे बोली भाई, किससे बोल रही है, ध्यान दो, मोना कह रही है रोहन से। क्या कहा रोहन से, कि भाई राहुल एक लड़का है जो क्या है, वो अपनी क्लास में बहुत ही ब्रिलियंट है ना, बहुत ही ब्रिलियंट बॉय है। ब्रिलियंट मतलब होशियार, बुद्धिमान ना पढ़ाई में, तो आप ये कह सकते हो। तो ब्रिलियंट है मतलब ये क्या है आपका, ये क्या भाई, ठीक है ना। ये क्या है, ये वक्ता हुआ। कौन वक्ता हुआ इसमें, इसमें वक्ता हुई मोना, है कि नहीं। और देखो, मोना ने ही कहा था कि राहुल क्या है, एक बहुत ही बुद्धिमान या होशियार लड़का है। तो देखो, उसके मोना के द्वारा या वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हमने क्या किया, ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रस्तुत कर दिया है। उसमें हमने नॉट एनी चेंज, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया ना, नॉट एनी चेंज इन दिस सेंटेंस आर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। हमने कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया है, उसके द्वारा कही गई बातों को हमने ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया। वही क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अब आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे या कोई कहे, कोई पूछ पड़े कि भाई चलो डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल ये हो गया कि हम वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अब हम आपसे क्या ये पूछ सकते हैं कि भाई अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं।
तो इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन किसे कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन हम कहेंगे कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत ना करके, वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत ना करके, बल्कि हम क्या करें, उस वाक्य का क्या है, भावार्थ प्रस्तुत करें या उसके भावों को प्रस्तुत करें, या तो ग्रामर के कुछ आवश्यक नियमों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, उन वाक्यों में कुछ परिवर्तन करके वाक्य को प्रस्तुत करेंगे, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच बोलेंगे, या हिंदी में आप अप्रत्यक्ष कथन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लो इसी वाक्य को आप क्या किया, अभी आपने क्या लिखे हैं इसको, इस वाक्य को अभी आपने देखा कि आपने लिखा, ये वाक्य क्या है आपका, ये वाक्य मान लो आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच या नरेशन है। ठीक, अब हम इसी को ही अगर करना चाहें, इनडायरेक्ट में बदलना चाहें, तो क्या हो सकता भाई? ठीक है, जैसे मान लो इनडायरेक्ट में अगर बदलना चाहें, दूसरा एग्जाम्पल ये प्रत्यक्ष कथन का था, ये पहला नंबर यहां पर डाल लो। उसके बाद मान लो एग्जाम्पल दूसरे का है आपका इनडायरेक्ट नरेशन का, जैसे लिख सकते हो आप मोना, ध्यान दो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो हम इसे क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों के भाव के अनुसार इसे क्या करते हैं, हम बदल देते हैं। ठीक है ना, और आप देख रहे हो कि रिपोर्टेड स्पीच में हमको कौन सा सेंटेंस मिल रहा है, असर्टिव सेंटेंस मिल रहा है, और तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं भाई, अगर पास्ट में है तो उसे बदल देते हैं टोल्ड में। ठीक, तो वही चीज हम करने जा रहे हैं, यह मोना टोल्ड, क्या कर रहे हैं, मोना टोल्ड, और टू प्रीपोजिशन हट जाता है, हो जाएगा आपका मोना टोल्ड रोहन, और फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और लिखेंगे यहां पर दैट कनेक्टिंग वर्ड या कनेक्टिव वर्ड, या तो इसे कंजंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है ना, हो जाएगा मोना टोल्ड रोहन दैट, और ये आपका प्रॉपर नाउन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, होगा दैट राहुल। और जानते हैं कि ये कौन सा टेंस है, इजयमार किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। ठीक है ना, और आप डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट या नरेशन के अंतर्गत अगर आप पूरा बोलना चाहें तो इजयमार को किस में बदल देते हैं, इजयमार को आप बदलते हैं वाज वेयर में। ठीक, इजयमार को किस में बदलते हैं, वाज और वर में, वेयर नहीं कहा जाता, लगभग वर ही बोला जाता है, हो जाएगा दैट राहुल वाज। बाकी साथियों सारी बातें वही रहती है, राहुल वाज आ ब्रिलियंट बॉय, सारी बातें वही है इन हिज क्लास, फुल स्टॉप। ठीक है ना, ध्यान दो बात को, डायरेक्ट नरेशन में फुल स्टॉप डायरेक्ट नरेशन में भी रहता है, लेकिन हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। ठीक है, रहता जरूर है, ये समझ लो आप। उसके बाद इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, ये दोनों कामा इन्वर्टेड कामा हट जाता है और फुल स्टॉप तब भी रहता है, लेकिन इन्वर्टेड कामा हट जाता है। ठीक है, तभी ये हमारा जो एग्जाम्पल कहलाता है भाई, एग्जाम्पल कहलाता है किसका, हाँ बोलो, एग्जाम्पल कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन का। ठीक है, अब हम यहां पर सीखना ये चाह रहे हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीखना ये चाहते हैं यहां पर हम कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को डायरेक्ट नरेशन में हमने वैसे ही रखा, लेकिन इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, कुछ परिवर्तन कर दी, कुछ ग्रामर का आवश्यक जो नियम था उसको लगाते हुए हमने क्या किया, उसमें कुछ परिवर्तन कर दी। ठीक है ना, परिवर्तन क्या है, जैसे आपने देखा कि यहां पर क्या था भाई, सेड टू था ना, ये पूरा हट गया और क्या लग गया है, उसके स्थान पे टोल्ड लग गया।
और प्रीपोजिशन पूरा गायब हो गया। ठीक है ना, टू का आता है पता नहीं है, क्योंकि टू इसमें किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है ना, गया वो। उसके बाद आप देखें कि सबसे बड़ी बात जो हमने एक परिवर्तन और किया, वो किया है कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं या कनेक्टिव वर्ड बोलते हैं, या तो सीधी बात आप बोलो ये है दैट कंजंक्शन। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल कर दिया, दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल कर दिया। और ग्रामर का आवश्यक परिवर्तन हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दो भाई थोड़ा सा, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी इज थी भाई, इसको हमने किस में बदल दिया, वाज में बदल। ठीक है, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, एक परिवर्तन, दो परिवर्तन, लगभग तीसरा परिवर्तन और भी परिवर्तन हुआ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्या हुआ कि रिपोर्टिंग क्लाज के बाद जो कामा लगा हुआ है, ठीक है ना, वो हट गया। उसके बाद इन्वर्टेड कामा भी हट गया। ये सब क्या है, ग्रामर के आवश्यक परिवर्तन है। ठीक है, आवश्यक परिवर्तन है। ऐसे हुआ किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में। क्यों, अब यहां पर हम क्या किए, यहां पर आपको यही बताना है, जो इतनी चर्चाएं हुई, यहां पर आपको यही बताना है कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, ज्यों का त्यों प्रस्तुत ना करके, बल्कि क्या किया जाए, उसका भावार्थ व्यक्त किया जाए, उसका भाव प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट नरेशन का। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, बात कंफर्म हो गई। ठीक है ना, अब हम चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं, हम ये सीखते हैं कि दो चीज तो हमने देख लिया, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, नरेशन की उत्पत्ति कहाँ से, ये तो हमने सारा कुछ देखा। अब ध्यान दीजिएगा, नरेशन के दो भाग आपको हमने बताया, ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई इसके भी पार्ट होते हैं। जैसे नरेशन के दो भाग हुए, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, अब इसके भी भाग होते हैं। तो सबसे पहले जैसे आता है डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, उसके बारे में अब हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, कि इसके देखते हैं कौन कौन भाग होते हैं। जैसे मान लो इसी सेंटेंस को अगर हम लें साथियों, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर आपने देखा था पहले डायरेक्ट नरेशन में, से हमने बताया था डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, या इसी को नरेशन भी बोल सकते हो आप लिख करके। देख रहे हैं आप, यही में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसके भी कितने भाग होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, इन डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, ये मैंने 60 में लिख दिया। अब चलते हैं साथियों, हम नेक्स्ट पेज में इसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है ना, हाँ, दो प्रकार का हमने पिछले पेज में हमने आपको बताया। वो दो प्रकार कौन कौन है, कौन कौन है डायरेक्ट नरेशन के, कौन कौन आपने देखा था डायरेक्ट स्पीच के। थोड़ा सा यहां पर एक चीज क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको कलर बदल दीजिए तो ज्यादा समझ। हाँ, क्या लिखे थे आप लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट या नरेशन। हाँ, अब चलते हैं हम जो है अगले पेज की ओर, और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। हाँ भाई, आपने देखा कि डायरेक्ट नरेशन के हमने बताया कितने प्रकार, दो प्रकार। ठीक है ना,
यहां पर दो प्रकार कौन कौन है? हाँ भाई, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर भी इसको दो भागों में बांटा गया। जैसे आप लोग यहां पे देखे थे सेंटेंस, पहला क्या देखा था आप लोग? मोना सेड टू रोहन, आपने देखा था। फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने क्या देखा था? क्या देखा था? राहुल इज आ ब्रिलियंट बॉय हिज क्लास। इस क्लास कमेंट करने वाले सुधर जाओ, ठीक है? कुछ लोग दिस क्लास कमेंट कर रहे हैं, सुधर जाओ भाई, पीछे थोड़ा ध्यान दिया करो ना। चलो, हाँ, तो देखा कि दो प्रकार का क्या हुआ यहां पे आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ भाई, या नरेशन ना। ये पहला प्रकार है और ये दूसरा प्रकार है, समझ लो। थोड़ा सा कलर चेंज कर दे तो जान जाओगे। लोग को बहुत अजीब लगता है क्या कलर चेंज कर दें, है ना? चलो, कलर चेंज कर दें ताकि आपको समझ में आता रहे कौन चीजें कहां पर क्या नई है। तो समझ लो ये आपका दूसरा भाग है। क्या कहते हैं? राहुल इज अ ब्रिलियंट बॉय इन हिज क्लास। ध्यान दीजिएगा बातों के यहां से, ठीक है ना? दो भाग में बटा, तो ध्यान दो, जो ये पहला पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट है भाई? जो ये पहला भाग है, इसे आप लोग हमेशा देखिएगा कि कहीं कहीं आप लोगों को लोग बताए हैं या बताएंगे भी, क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है ना, ठीक है ना? इसे हम गलत नहीं कह रहे हैं, ये भी सही बात है, काफी हद तक ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको लेकिन इसको जो ओरिजिनलिटी अगर कहा गया है तो क्या कहा गया है? रिपोर्टिंग क्लास कहा गया। क्या कहा गया इस भाग को पूरे को? रिपोर्टिंग क्लास कहा गया, ठीक है ना? ये भी सही है, रिपोर्टिंग स्पीच भी, लेकिन रिपोर्टिंग क्लास को ज्यादा मान्यता लगभग लोग मानते हैं, ठीक है ना? कहा गया ज्यादा। उसके बाद बात आती भाई इसके दूसरे वाले भाग को, ठीक है ना? यहां पर जब ये पूरा जगह आपका फंसा ही है, समझ लो कि यहां पे पूरा फंस जाए ये, है ना? हाँ चलो, ये पहला पार्ट है इसका, ठीक है ना? ठीक। और ये दूसरा पार्ट इसका है। इसे क्या बोलते भाई? इसे कुछ नहीं बोलते ज्यादा, सिर्फ एक ही चीज बोलते ना। इसमें दो चीज का झमेला था, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लास, ठीक है ना? और इसे खाली बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना? इसमें नरेशन ओरेशन मत लगाना, इसको खाली रिपोर्टेड स्पीच है बोलते, ठीक? तो जान लो। अब आपने देखा कि डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग? दो भाग। देयर आर टू टाइप्स, है ना? कितने भाग? देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार के, ठीक है ना? पहले को हमने कहा रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लास, ठीक है? दोनों कहा गया, लेकिन रिपोर्टिंग क्लास को कुछ ज्यादा मान्यता कुछ विद्वानों ने दिया है, जो ग्रामर के आपके जो स्पेशलिस्ट थे। हाँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसे खाली कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच बोल, ठीक? कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो हमने क्या किया, डायरेक्ट नरेशन के भी भाग आपको बताया 2 प्रकार के। अब हम ये देखते हैं कि इसके भी दोनों के कुछ भाग होते हैं, ठीक है ना। इसके भी दोनों के कुछ भाग होते हैं, कौन कौन? जैसे आपने देखा था मोना सेड टू रोहन, है ना। इसके भी लगभग भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं किसके? रिपोर्टिंग क्लॉज के, है ना। और रिपोर्टिंग क्लॉज कौन है साथियों इसमें? गौर से देखिएगा, मोना सेड टू रोहन। सर जी थोड़ा सा और लगे, क्योंकि टॉपिक मेन चल रहा है, अगर इस पर से छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी ना। ठीक है, हाँ तो क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग क्लॉज जैसे आपने देखा था, क्या देखा था आपने भाई? मोना सेड रोहन, आपने देखा इस चीज को। ध्यान दो, इसके बाद कामा लग गया था, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, जो कामा ये लगा है ये मामूली कामा नहीं है ना। आपको हल्का लगता होगा, ये मामूली कामा नहीं है। इसका मतलब होता है कि अगर कामा के पहले जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, इसकी यही पहचान है कि कामा के पहले वाला जो पार्ट है यही क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच या तो रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है। और इसके कितने भाग? लगभग 3 भाग। जैसे मोना को बोला गया क्या भाई? मोना को बोला गया, जो कि क्या है? सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। लेकिन नरेशन की भाषा में अगर इसको देखना चाहें तो भाई इसको क्या कहते हैं? इसको हम रिपोर्टर कहते हैं, रिपोर्टर। और भी कहते हैं कुछ शब्द, तो उसे भी पूरी बराबर की वैल्यू दी गई है। स्पीकर भी कहा जाता है दोस्तों, स्पीकर भी कहा जाता है। सब्जेक्ट तो आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन वगैरह की भाषा में सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन नरेशन की लैंग्वेज में अगर देखें तो रिपोर्टर या तो स्पीकर भी कहा जाता है इसको। कौन? इस सब्जेक्ट मोना को। ये हुआ इसका पहला भाग। मान लो एक भाग में क्या हो गया? डिवाइड हो गया मोना। ठीक है, इतनी चीजें आप देख लिए। उसके बाद बात आती है सेड, इसकी आती भाई, बात आती है सेड की, दूसरा भाग। दूसरा भाग जैसे है आपका भाई सेड है। उसके बाद कहीं कहीं आपको ये जो सेड है इसको हम कहीं कहीं आपको इसको सेड टू भी विद्वानों ने कहा है, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखें तो जो वैल्यू है सेड की, सेड ही क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता। क्या कहलाता ये? इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। के नाम से साथियों? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। ठीक है, और सेड टू भी कुछ विद्वानों ने इसे भी रिपोर्टिंग वर्ब माना है। अब जहां तक हमारे संज्ञान में है तो इसे भी माना, सेड टू को भी रिपोर्टिंग वर्ब उन्होंने माना। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो यहां पर जो खाली सेड है वही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि टू हमारा ये जो लगा है किसी ऑब्जेक्ट से पहले। रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से पहले जो टू लगा हुआ है, तो ये वास्तव में साथियों किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो इसलिए हम मैक्सिमम सेड को ही रिपोर्टिंग वर्ब मानते हैं। हालांकि मैं सेड टू को गलत नहीं कह रहा हूं, बहुत जगह इसको भी कुछ किताबों में इसकी भी वैल्यू, इसको भी मान्यता दी गई है, लेकिन हमारा जहां तक ख्याल है उसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब मानेंगे तो सिर्फ हम सेड को ही मानते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग जानते रहे, इसको भी कहीं कहीं सेड टू को भी माना गया है, उसे मैं गलत नहीं कह रहा। तो चलते हैं भाई, ये दूसरा भाग इसका हो गया। और यहां पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, रोहन, ये तीसरे नंबर का जो भाग है रिपोर्टिंग क्लॉज का, रोहन जो है
रोहन आपका क्या कहलाता है? रोहन क्या कहलाता है आपका? रोहन ही रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाता है। रोहन का कहलाता है दोस्तों रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ रिपोर्टिंग क्लास के भाग। ठीक, उसी प्रकार अब हम आएंगे किसकी ओर? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ना कह के इसमें इस तरह का बहुत ज़्यादा झंझट आपको नहीं है लिखने के लिए। सिर्फ इसे अगर शार्ट में आप लोग जानना चाहो रिपोर्टेड स्पीच के प्रकार के बारे में तो यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो। इसमें भी हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही पाते हैं। अब चाहे इसको उसका भाग कह लो या उसका जो है मेन पार्ट कह लो। ठीक है, जिसको हम शार्ट में लिख दे SBO, इसमें भी हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही मिलते हैं बस। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये फालतू का झंझट लिखने का आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है। तो साथियों सबसे ज़्यादा हमको रिपोर्टिंग क्लाज की बातों को याद रखना है। बाकी इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसे आप किसी ट्रांसलेशन के सेंटेंस में देखते हैं वैसे इसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हुई। उसके बाद अब हम चलते हैं कि आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, डायरेक्ट नरेशन की बात हो गई। उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे हम जो है चीज़ों को और इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के कुछ नियम हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के कुछ नियम हैं, उसे हम बारी बारी से देखते हैं। जैसे मान लो, जैसे इसका पहला नियम आपका कहता है कि अगर, और हाँ एक चीज और, इसका हमेशा आपको एक शब्द में याद रखना कि रिपोर्टिंग क्लाज या रिपोर्टिंग स्पीच हम कामा के पहले वाले भाग को ही बोलें। इतना आप अगर दिमाग पे रख लिए तो ये कभी भूलने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, कामा के पहले वाला भाग बस। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? इनवर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं बस। उसके बाद इनवर्टेड कामा को साथियों एक हम लोग कोड वर्ड बनाए थे इस तरह से, जिसे हम लोग 66 और 99 के नाम से भी इसे हम जानते थे। इसे भी आप जान लो इनवर्टेड कामा को। ठीक है, 66 किसके नाम से साथियों? 66 और 99 के नाम, इनवर्टेड कामा को। तो इसलिए जो है जान लो कि इसके अंदर जो बातें हैं वही क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि और एक चीज और, जैसे हम डायरेक्ट नरेशन का कोई सेंटेंस अगर लिखते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा उसका हमेशा, ये जैसे लिखा है ना पहला राहुल लिखा हुआ है, इसका पहला अक्षर हमेशा और हमेशा डायरेक्ट नरेशन की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं, उसका पहला अक्षर ऑलवेज हमेशा आप क्या करेंगे? किसमें लिखेंगे भाई? कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। इसमें लिखेंगे भाई कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर जिसको हिंदी में आप लोग कहते हो बड़े अक्षरों में। ठीक है ना, क्या कहते हैं? बड़े अक्षर में हमेशा लिखा जाए। देखो यार राहुल है, पहला अक्षर क्या है? बड़े लेटर में। ठीक, इतनी बातें कंफर्म हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तरीकों की ओर। क्या है हमने अभी सीखना, हम क्या चाह रहे थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ आवश्यक नियम। जैसे पहला नियम इसका कहता है साथियों, इधर देख लो थोड़ा, जैसे इसका पहला नियम आपका कहता है, पहला नियम इसका कहता है कि अगर किसी भी वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें या बदलने जा रहे हों तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या करते हैं? कामा या और इनवर्टेड कामा को क्या करते हैं साथियों? इसे हटा देते। ठीक है, ये पहली बात हो गई। कामा इसे कहते हैं, लिख भी सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है।
ये ठीक है। और इन्वर्टेड कामा की स्पेलिंग भी आनी चाहिए आप लोगों को, मैंने लिख भी दिया है। और इन्वर्टेड कामा का ये सिंबल है, ये देख रहे हो ये। तो ये बातें क्या है आपका भाई, इसे हम तुरंत ही क्या कर देते हैं, सबसे पहली बात इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद दूसरी बात इसकी जो होती है, दूसरी बात ये होती है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो हम करते क्या है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है से है, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, जैसे से है, से टू है, उसके बाद आपका है सेज टू, और फिर जैसे ले लो सेड टू। ठीक है। अगर ऐसे कोई आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या मिल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर आपको एनी ऑब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई इसे हम करते क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं हम, चेंज कर देते हैं किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। इसे जो मैक्सिमम इसका जो परिवर्तन होता है वो क्या है भाई, मैक्सिमम चेंज। जो मैक्सिमम इसका चेंज है वो किसमें हो जाएगा, आपको ये बदल जाता है अगर से टू है, ध्यान ध्यान देना बातों को थोड़ा सा, यहां देख लीजिए, अगर से टू है तो समझ लो ये किस में बदल जाएगा, ये प्रायः बदल जाता है टेल में। ये पहली बात। दूसरी बात कह रहा कि अगर सेज टू है तो भाई ये किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। एंड अगर ये सेड टू है, ध्यान देना बातों को, अगर ये सेड टू है सेड टू है भाई, तो ये किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है टोल्ड में बदल जाता, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि टोल्ड में हम अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में, तभी हम इसे टोल्ड में बदल, और अगर वो असर्टिव सेंटेंस में नहीं है तो जरूरी नहीं कि ये तीनों वर्ब्स आपके से टू, जैसा कि सेज टू, सेट टू, ये आपका टोल्ड में ही सॉरी टेल टेल से या टोल्ड में ही बदले। ये कभी कभी ध्यान देना बात को, अगर वाक्य आपका असर्टिव सेंटेंस नहीं है, कोई और सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वगैरह कुछ भी है, तो वो इसमें बदल सकते हैं आस्क्ड में, आस्क, या तो आस्क, या फिर आस्क्ड, या क्वायर आप एंड, और किस में बदल सकते हैं, क्वायर्स ऑफ एंड क्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं।
इंक्वायर्ड ऑफ, और भी देख सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ के अलावा भी वाक्यों के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, या तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इत्यादि में भी बदल सकते, इत्यादि में भी दोस्तों क्या है, बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये वर्ब टोल्ड में, खासकर जब टोल्ड में बदलती है तो वाक्य हमारा असर्टिव होता है तो क्लियर है, और असर्टिव सेंटेंस में ही अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तभी रिपोर्टिंग वर्ब इसमें बदलेगा, टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलेगा, टेंस के भाव के अनुसार। लेकिन एक बात और, लेकिन जरूरी नहीं कि ये क्रियाएं, जैसे आप देखें पीछे अभी, इंक्वायर्स ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर ऑफ, आस्क, आस्क्स या आस्क्ड, इधर देख रहे हैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और फॉरवर्ड। जरूरी नहीं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जब बदलें तो जरूरी नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ना होते हुए भी ये सब क्रियाएं अपने आप में क्या हो सकती हैं, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ये बदल सकती हैं। ये ज़्यादा अगर देखा गया है तो हम असर्टिव सेंटेंस में ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से है या से टू है, सेज टू है या सेट टू है, वो टोल्ड में बदली गई। ठीक, ये सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट वाला मैटर है ये लगभग असर्टिव में ही ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा परिवर्तन इस तरह से हो गया। उसके बाद फिर एक जो तीसरा सबसे बड़ा चेंज अगर हम देखते हैं, तीसरा चेंज आपने देखा, तीसरा परिवर्तन यह है कि रिपोर्टिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब किसी वाक्य को हम बनाते हैं तो आई क्या होगा, अभी आपने देखा था पहला अक्षर हमने क्या किया था, कैपिटल लेटर में किया था, तो क्या कर देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का क्या करेंगे, पहला अक्षर, पहला अक्षर क्या करते हैं साथियों, हमेशा हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में कर देते, क्या कर देते हैं, स्मॉल लेटर में कर देते हैं या बदल देते हैं। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, अब इंग्लिश में पूरा हिंदी लिखना भी अच्छी बात नहीं है। स्मॉल लेटर में बदल देते हैं, कर देते हैं, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है, एक इसका नियम जस्ट विपरीत है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, हाँ, इसका दोस्तों एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन मतलब तो जानते होंगे आप लोग, एक्सेप्शन को साथियों अगर हिंदी में देखा जाए क्या कहते हैं साथियों, से कहते हैं अपवाद। अपवाद शब्द आ जाए समझ लो कि कुछ गड़बड़ जरूर है भाइयों, देख लो। ठीक है, इसका एक्सेप्शन ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हम स्मॉल लेटर में कर देते हैं जब किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ये तो क्लियर है, कोई बात नहीं, सब जानते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में
क्या आ जाए, आई आ जाए और कोई प्रॉपर नाउन आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, आई आ जाए या तो कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, तो समझ लो कि ये रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर फिर इनडायरेक्ट नरेशन में भी, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, इनडायरेक्ट नरेशन में भी ये क्या होगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा जाएगा, इसमें लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में ही हम लिखेंगे। हाँ, किस में लिखेंगे साथियों, कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, ये बात आप दिमाग पे रख लीजिए। वाक्य क्यों ना हमारा वाक्य देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में क्यों ना हो। अभी आपने देखा था ना, ये है इसका क्या है, एक्सेप्शन है। आपने देखा था, मैंने आपको बताया कि आपका क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब वाक्यों को बदलोगे तो पहला अक्षर आप इस्तेमाल कर देंगे, ये हमने आपको अभी बताया। लेकिन हमने फिर ये भी आपको बताया कि कुछ बातें हैं जो इनडायरेक्ट नरेशन में आते हुए भी वो क्या होंगे, नहीं बदले जाएंगे, और वो क्या है, हमारा एक्सेप्शन में आता है। अंग्रेजी में आप कह सको ऐसे शब्द को जिसे हम हिंदी में अपवाद कहते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि अगर आई और प्रॉपर नाउन, ये दो बातें बिल्कुल दिमाग पे देखो, ये क्या कर सकते हैं भाई, दो बातें आपके माइंड पर होनी चाहिए कि ये देखो, आई या तो कोई प्रॉपर नाउन क्या है आपको मिल रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, भले वाक्य इनडायरेक्ट में क्यों ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में हो। बात क्लियर हुई, कोई समस्या नहीं यहां तक। हाँ ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हाँ तो अब हम चलते हैं भाई, एक इसका जो और परिवर्तन है, इसका ये परिवर्तन है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें कुछ और चीजें मिले तो उसमें भी हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिले, जो वर्ब्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं, जो प्रोनाउंस होते हैं, और हाँ इसमें क्या होते हैं, कुछ नियरनेस वर्ड्स होते हैं। ठीक है भाई, क्या होते हैं, कुछ नियरनेस वर्ड्स होते हैं। ठीक, जैसा कि हाँ, नियरनेस्ट वर्ड्स हम कहते हैं निकटता प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है, निकटता प्रकट करने वाले शब्द, तो ये हमें मिलेंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। तो इसमें भी हम कुछ परिवर्तन करते हैं, जिसे हम आज तो पूरा नहीं सीख पाएंगे, हम अगली क्लास में जरूर इसको सीखेंगे कि कौन सा है, लेकिन हाँ उसका कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्लू मैं आपको आज बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद बस एक लाइन आपको और बचा हुआ है, हाँ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लो वर्ब्स में बदला हुआ, प्रोनाउंस में बदला हुआ। जैसे मान लो कोई सेंटेंस आपने लिया, जैसे मान लो लिया है आप, संगीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा रोहन
इज नॉट a good why his class फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। ये देख रहे हैं आपका वाक्य जो है ये डायरेक्ट नरेशन का है, ठीक है भाई। वाक्य आपका क्या है, डायरेक्ट या नरेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट में अगर हम बदलें तो क्या हो जाएगा, संगीता सेड को सेड ही रहने दें, ठीक है ना। और हमने आपको अभी नियम बताया कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, हटाएंगे तो हो जाएगा दैट रोहन आपका क्या है, ये देखो प्रॉपर नाउन आ गया, पहला अक्षर कैपिटल है, देख रहे हो। रोहन इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, रोहन वाज नॉट। सारी बातें साथियों वही रहेगी, ध्यान देना बात को, सारी बातें वही रहेगी सिवा किसके, सिवा इसके। नाउ को हम किस में बदल देते हैं, नाउ को हम बदल देते हैं देन में, ठीक है ना। यही आपका दूरी प्रकट करने वाला शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द साथियों, डिस्टेंस वर्ड कहलाता है। देख लो ब्रैकेट में, थोड़ा एक सर हमारे और इंतजार कर रहे हैं इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे अब। तो ये क्या है, डिस्टेंट वर्ड है, डिस्टेंस वर्ड। तो ये दूरी प्रकट करें, नाउ को किसने बदल दिया, देन में, ठीक है। और हमने बताया कि कुछ क्रियाओं में जैसे इज आपका क्या है, वर्ब्स थी, ये देखो वाज में बदल दिया गया, ठीक है। इसी तरह जो है ये जो परिवर्तन है ये आपका लगभग लास्ट परिवर्तन, ये हमने लास्ट चेंज आपको हमने बताया। और एक चीज और आप देख लीजिए कि अगर यहां पर देखें आप, यहां पर क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है साथियों, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेड कभी भी टोल्ड, आस्क्ड या आर्ड, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, कभी भी खासकर ये टोल्ड में नहीं बदला जाए, ठीक है। ये पॉइंट जरूर याद रखें। बदला कब जाएगा, जब इसके बाद, जब इसके बाद अगर हमको चैप्टर लिख गया, समझ जाना इसको, किसके स्टूडेंट हो, जब इसके बाद अगर हमको क्या मिल जाए, कोई ऑब्जेक्ट मिले तभी, कोई ऑब्जेक्ट हो तब ये क्या हो जाएगा, ये बदला जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस तरह से हम जो है डायरेक्ट नरेशन का ये फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका यहाँ तक अध्ययन किया। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे और कुछ सीखेंगे और कुछ जानेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ लाइक करिए, इस चैनल को शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भेजिए और बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए। हम हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।